लिख दिए सब कोई? चलिए ध्यान दीजिए। परमाणु संरचना में हम लोग बढ़िया से समझेंगे। देखिए, एक नाम आप अभी सुन रहे हो, नाम क्या है? परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। दूसरा नाम एक सुनेंगे, अणु। अणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। और एक नाम सुनेंगे, आयन। आयन को इंग्लिश में आयन ही कहते। सुनिए जरा ध्यान से, सबका ध्यान आना चाहिए। केमिस्ट्री में 3 ही चीज का अध्ययन है, चौथा कुछ नहीं। आप ये 3 चीज का ही अध्ययन, और इसमें आपको ध्यान रखना है, हम लोग पिछले क्लास में 2 मेन चीज पढ़े थे, एक तत्व और दूसरा पढ़े थे यौगिक। याद है सबको? अब जरा ध्यान देना, ध्यान दो, बात जो कहना चाह रहे हैं उसको सुनिए ठीक से। कोई शुद्ध पदार्थ जिसको भी नहीं बदल सकते उसको क्या कहते हैं? तत्व। और तत्व का सबसे छोटा जो सूक्ष्मतम कण है उसको परमाणु कहते हैं। यानी परमाणु तत्व से बनता है तो ये अवश्य अकेले अकेले हो। जैसे हम H लिखे तो ये हाइड्रोजन परमाणु है। पूछा जाए कि बताओ इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु। अब बता दीजिए, तत्व के मिलने से क्या बनता है? यौगिक। और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते। बात सुनेगा, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते। बता दो, H अगर परमाणु है तो H2O क्या है? यौगिक है। और जल के इस यौगिक में बताओ H2O के कितने अणु हैं? जल्दी बोलिए। सब अणु की बात सुनना, यही सब लड़कों को एकदम दिक्कत रहता है, केमिस्ट्री एकदम चलता ही नहीं उसको, क्योंकि ना अणु समझता ना परमाणु समझता है। क्वेश्चन दिया में जल में कितना 50 ग्राम में अणु है, कितना परमाणु है, तो हालत खराब है उसकी। आपको जब हम अणु बोलेंगे तो समझना यौगिक का सूक्ष्मतम कण है, और इसमें जल के H2O के 1 अणु है, क्योंकि आगे 1 लिखा हुआ। अणु यौगिक का होता है तो मिला के चल। अब रिवर्स क्वेश्चन पूछेगा, जल के 1 अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? अब सही है, परमाणु अकेले अकेले होता है, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु। जल के 1 अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? जल्दी बोलिए। 1 परमाणु है। बात समझ में आ रही है सबको? जल्दी बोलो। कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम चले CaCO3, तो बता दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 में बताएं कैल्शियम के कितने परमाणु? जल्दी बोलिए। 1 परमाणु। कार्बन के कितने परमाणु? 1 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3 परमाणु। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के कितने अणु में? 1 अणु। आप समीकरण बैलेंस करते हो तो बैलेंस करते समय इसके आगे 2 लग जाए, 3 लग जाए, तो इसके अणुओं की संख्या 3 हो जाए। बोलिए, क्लियर है सबका? अब हम लिखे 2H2O, हम कहे जल के कितने अणु हैं? 2। लेकिन परमाणु की बात करेंगे तो अकेले सोचना, अणु की बात करेंगे तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण कौन होता है? अणु होता है। यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया या त्याग किया तो उसको आयन कहा। यानी आयन की बात जब चलेगी तो आप समझोगे कि उस पर या तो प्लस होगा या माइनस होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आयन के नाम से जानेंगे। और बता दीजिए, हम आपसे पूछे कि H+ क्या है? जल्दी बोलिए। तो ये हाइड्रोजन आयन है, और इसके अस्तित्व को थोड़ा सा आयन से जो प्रश्न बनते हैं, 1 मिनट आपका हम करें उसको, थोड़ा सा इसको फिर से रिस्टार्ट ही करते हैं। मान लीजिए H2 हम लोग कर लिए, तो आप देख लिए कि ये अणु है कि परमाणु? बोलो बढ़िया से। अणु की परमाणु? ये अणु है। और इस अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। बोलिए, क्लियर है सबका? आयन की बात जरा ध्यान दीजिए। आयन से कैसे कंपटीशन में आपके प्रश्न रहते हैं उसको जरा सुना जाए। आयन का मतलब हो गया कि या तो यह इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या यह इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये 2 में से ही कोई एक काम करेगा। अगर लॉस करेगा तो इस पर पॉजिटिव होगा, और गेन करेगा तो इस पर निगेटिव होगा। बात समझे? लॉस करेगा तो पॉजिटिव, गेन करेगा तो निगेटिव। जिसमें भी धातु वाले नेचर है, मेटल्स है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और वो धन आयन बनते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और वो ऋण आयन बनते हैं।
आपसे पूछेगा कि धातु में प्रकृति होती है धनायन बनने की कि ऋणायन बनने की, तो सोचोगे धातु के अंतिम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होता, और 4 से कम वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, तो धनायन हो। केवल एक हाइड्रोजन अधातु है, और आप जानते हो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, जितने परमाणु संख्या होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, प्रोटॉन कितने हैं, 1, और 1 और 1 दोनों इसका द्रव्यमान भी। आगे सीखोगे ऊपर से नीचे घटाएंगे तो इस पर न्यूट्रॉन की संख्या निकलती, तो बोलो न्यूट्रॉन की संख्या 0। हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं, बाकी सब में है, बात समझना ध्यान से। हाइड्रोजन 1 जो देख रहे हो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं, यानी इसके न्यूक्लियस में सिर्फ 1 प्रोटॉन है और सिर्फ चारों ओर 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अब आप सोच के बताओ, अगर हाइड्रोजन यह 1 इलेक्ट्रॉन का भी लॉस कर दे तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर 1 प्लस हो जाए। और कंपटीशन के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो क्या बचा, प्रोटॉन, और इसीलिए क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में कौन प्रोटॉन है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सब कंपटीशन का इतना अच्छा क्वेश्चन आपके जनरल लाइन में है कि लड़के प्रोटॉन कौन है तो पी खोजते चलता है। दे देगा निम्नलिखित में कौन प्रोटॉन है, चॉइस ए H-, चॉइस बी आपको दे देगा इसमें He++, चॉइस सी हाइड्रोजन प्लस, और डी आपको दे दिया P-। लड़के प्रोटॉन देखता है तो अपने आप को पी में टिक लगाने से नहीं रोक पाता, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटॉन यहां पर कौन था, H+। कैसे बन गया, ये लाइन तो क्लियर है सबका। अभी ये लाइन डिटेल चलते रहेगा, अभी हम लोग को जो अभी वर्क करना है उस पे मेन काम करते हैं। हम लोग को अभी के क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखना था, 3 चीजों का खेल केमिस्ट्री में है। एक को क्या कहते, परमाणु, अकेले अकेले होगा। दूसरे को क्या कहेंगे, अणु, साथ साथ होगा। और तीसरे को क्या कहेंगे, आयन, या तो प्लस के साथ होगा या माइनस के साथ। पहले सब लोग जल्दी से पहचानो, Cl- अणु परमाणु की आयन, जल्दी बोलिए, आयन, वेरी गुड। जल्दी से बता दीजिए O, परमाणु, ये परमाणु है, जल्दी बता दो H2O क्या है, अणु है। H2O के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, जल्दी बोलिए, 1, हाइड्रोजन के 2। बोलो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3। ये सब क्वेश्चन तुमसे पूछे, और कोई लड़का को कहता है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो सोचता है कि पूछ क्या रहा है। तो ओजोन के एक अणु माने इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु, माने अकेले अकेले कितना है, 3 है, तो कहोगे 3 परमाणु। बोलिए क्लियर है सबका। अब थोड़ी बात हम लोग चले एटॉमिक स्ट्रक्चर को शुरू करने लायक आप हो गए। अब केवल थोड़ा सा हमारे साथ ध्यान बढ़िया से दीजिए। सबसे पहली बात, केमिस्ट्री में एक वैज्ञानिक मेन है जिन्होंने अपना एक थ्योरी दिया, उनका नाम है डाल्टन। डाल्टन ने अपना एक परमाणुवाद का सिद्धांत दिया। सिद्धांत बड़ा जबरदस्त था। आप लोग को मान लो तुम्हारे पास एक कॉपी है, लाइए तो आप लोग को भी लगेगा इस सिद्धांत को हम दे देते, लेट हो गया हम लोग को, डाल्टन पहले दे दिया। एक पदार्थ है, पिछले क्लास बताए थे, जो स्थान छेदता है, वजन हो, जिसको अनुभव कर सकते, याद है ना सबको। तो डाल्टन ने कहा कि मान लो हम एक पदार्थ लिए, तो ये कॉपी बना कैसे, छोटे छोटे पेजों के मिलने से। ये पेज कैसे बना, छोटे छोटे कागज के मिलने से। मान लो इसका एक कागज हम यहां ले ली, तो हंस रहा है, इसका खत्म हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये छोटा कागज हमने लिया, इस छोटे कागज को और टुकड़ा करें, और टुकड़ा करें, और टुकड़ा करें, तो डाल्टन कह रहा है, हम समझ रहे हैं ये पदार्थ छोटे छोटे कण के मिलने से बना है, और टुकड़ा करें, ब्लेड लगा के काटें, माइक्रोस्कोप भिड़ा के काटें, अंतिम कहें अब ना, ऐसा तो है ना, काटते जाओ, ब्लेड लगा काटो, फिर कट रहा है काटो, माइक्रोस्कोप से देख के काटो, और अंतिम थक जाओ कि अब नहीं कटेगा। तो डाल्टन कहा कि उस छोटका के परमाणु कहते। अब देखो परमाणु नाम एटम आना शुरू हो गया, यही एटम है। देखो लड़के हम अक्सर देखते हैं एटम क्या है वो नहीं समझेंगे, वो 2 लाइन के वो रटने रहता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु जिंदगी भर नहीं समझता परमाणु है क्या। 2 लाइन के वो डिफिनेशन रेडीमेड रटे रहेगा। अब इसमें बात समझिए, वो सब छोड़ दीजिए, आप सिंपल बात समझना। पदार्थ का सबसे छोटा कण, अच्छा ये बताओ क्या ऐसा छोटा कण लोहा में होगा, लोहा काटेंगे तो गिरेगा। क्या ऐसा छोटा कण लकड़ी में होगा, वेरी गुड, लकड़ी में भी हो। क्या ऐसा छोटा कण कागज में था। बस डाल्टन की थ्योरी सुनते जाओ, लगेगा कि तो बड़ा आसान।
डाल्टन ने कहा प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों के मिलने से बना है। वह छोटा कण जिसको और टुकड़ा नहीं कर सकते उसे परमाणु कहते। पहला नंबर तो एकदम क्लियर हो गया। दूसरा नंबर, अब बताओ एक कागज में, कॉपी में कितने परमाणु होंगे? अनंत होंगे। अब बताओ उसके दो परमाणु की बात करो, कॉपी का ही दो परमाणु। अगर दोनों ही सही में सबसे छोटा छोटा कण है तो डाल्टन ने कहा एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार में, भार में समान होता है। कागज के ही है तो दुगो के तौलोगे तो वही वजन होगा, देखने में भी वही होगा। और तीसरा इसने बड़ा एकदम आसान बोला, विभिन्न तत्वों के परमाणु। अब बताओ एक लोहा के परमाणु ले लो, एक कागज के परमाणु ले लो, क्या लोहा वाला के वजन कागज वाला के वजन के बराबर होगा? इसने कहा विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार और भार में भिन्न भिन्न होते हैं। डाल्टन थ्योरी हमें लगता है सबको क्लियर है। कौन भारी चीज बताया जी, इसमें कुछ मुड़ी ढूंढ के रटने वाला जाता है? कुछ डाल्टन वाला तो कहना समझ गए। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से बना है। वह छोटा कण जिसको और टुकड़ा नहीं कर सके उसे परमाणु कहते। यह अविभाज्य होता है और विभाजित नहीं कर सकते। एक ही पदार्थ के सभी परमाणु आकार और भार में समान होते हैं और विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार और भार में भिन्न भिन्न होते हैं। बोलो क्लियर सबका? अब महत्वपूर्ण चीज यहां पे हम लोग समझेंगे। डाल्टन ने थ्योरी जो दिया, अब इसके सभी थ्योरी गलत हो। जो आप तीनों सुने सब गलत था, लेकिन ऐसा डाल्टन पहली बार सोचा तो आप भी सोच रहे थे अभी। अब गलत क्या क्या हुआ वहीं से धीरे धीरे आपके भेद शुरू हुआ। डाल्टन ने कहा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसको और विभाजित नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या कहते? परमाणु, एटम कहते। लेकिन यह क्या, आगे धीरे धीरे जब समय बढ़ते जाएगा तो एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम होगा गोल्डस्टीन, और गोल्डस्टीन कहेंगे कि हम समझ गए कि छोटका जो खोज आया है उसके अंदर प्रोटॉन रहता है। लीजिए, ये छोटका के अंदर प्रोटॉन की बात हो। एक और विद्वान आए थॉमसन, और जे थॉमसन ने कहा कि तो हम भी समझ गए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है और जितना इस पर प्लस होता है उतना ही इस पर माइनस होता है। इसीलिए ये परमाणु एटम विद्युतीय उदासीन होता है। तुम्हें जान के फिर आश्चर्य लगे, इलेक्ट्रॉन खोजने वाला थॉमसन, इसको खुद नहीं मालूम है कि इलेक्ट्रॉन रहता कैसे। आसान थोड़े है, छोटका के अंदर ही सब बोल रहा है जो अभी तुमको बताया। चाकू से काटो, माइक्रोस्कोप से काटो, तब जो छोटका बचा ना, ये लोग कह रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बात समझो। थॉमसन से पूछा गया कि तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन रहता कैसे होगा, खोजे तो हो, बताओ कैसे रहता होगा छोटका के अंदर। तो थॉमसन ने पलम थ्योरी दी कि वैसे ही जैसे तरबूज के अंदर बीज रहता है। ये कहा तरबूजा नहीं खाए हो, ये तरबूज के अंदर जैसे कहीं कहीं बीज फंसा रहता है, वैसे ही जो एटम है वो लगभग गोलाकार होता है, उतना छोटा कण लंबा नहीं होगा, और वो गोलाकार के अंदर तरबूज के बीज जैसा इलेक्ट्रॉन फंसा रहता है। ये अपना सोचो, इलेक्ट्रॉन खोजने वाला व्यक्ति का कितनी बहादुरी। थॉमसन ने ये भी नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता। आपके लिए अच्छा क्वेश्चन आएगा कि बताओ इलेक्ट्रॉन का आवेश किसने बताया? बोलो कोई लड़के, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान किस वैज्ञानिक ने बताया? एक तो नाम अच्छा आ रहा है, बोलो जल्दी फिर से। मिलिकॉन, वेरी गुड। मिलिकॉन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उसका है तेल बूंद प्रयोग। इसने क्या बताया था? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज बताया, विशिष्ट आवेश बताया। ये 1.76 गुने 10 के पावर 8 कूलम प्रति केजी ये स्पेसिफिक चार्ज है, विशिष्ट आवेश है, जिसको Q बाई M कहते। इसका वैल्यू बताया उसने। ना स्पेशली Q बताया ना स्पेशली M बताया, लेकिन कहा कि भाग दोगे, दोनों को भाग दोगे तो इतना आएगा। कोई लड़का को ये भी बड़ा आश्चर्य होता है कि ना Q पता है ना M पता है, तो भाग दे के इतना आएगा, ये कैसे बता दी? ये बताया जा सकता है। अलग अलग दोनों कितना होगा ये बताना मुश्किल हो। कैसे बता सकते हैं? ये जब डिटेल वाले बैच होते हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे। अभी हल्का आपको समझा दें। मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इसमें कुछ ना कुछ आवेश होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। न्यूटन ने कहा कि इस दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है G गुना M1 गुना M2 बटा R²। दूरी आ रही। कूलम ने कहा कि इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2 बटा R²। R² साफ होगी।
अब बताओ जल्दी से, यहाँ पे नीचे ले आओगे तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट जी बराबर क्यू स्क्वायर बटे एम स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो क्या मारोगे, रूट, तो क्यू बाई एम मालूम हो जाएगा। अलग से क्यू कितना है, अलग से एम कितना है, ये मालूम नहीं हो। देखिए क्योंकि ये सभी कांस्टेंट है, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ये पुट करोगे वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अलग से कितना है ये तुम नहीं बता सकते। और इसी चीज को पहली बार बताया कौन, मिल्टन। और मिल्टन के एक्सपेरिमेंट से पता चल गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है। लेकिन अभी एक सबसे बड़ी चिंता क्या चल रही, छोटका के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता कैसे है। इस समय तक ईस्वी लगभग 1900 टच करने वाला है। इन लोग सब मिलकर 1886 87 का पेज ये आगे। ध्यान रखना न्यूट्रॉन 1932 में आएगा, चैडविक लाएगा, बहुत बाद का न्यूट्रॉन खोज। आपसे पूछा जाएगा न्यूट्रॉन का खोज कब है, 1932। अभी हम लोग 1900 ईस्वी पे चल रहे हैं। और उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के खोज के बाद हमारे वैज्ञानिक टेंशन में है कि छोटका के अंदर रहता कैसे हो। तो उस समय सबसे एक प्रमुख वैज्ञानिक है 1911 में, इन्हीं का नाम है रदरफोर्ड। और ये एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और पहली बार 1911 में कैसे अंदर रहता है इसकी एक बहुत अच्छी व्याख्या करेंगे। और यहां से रदरफोर्ड ठीक से सुनो, तब थोड़ा सा धीरे धीरे थ्योरी बढ़ते चला जाएगा। और जो लड़के इस पर ध्यान देते जाओगे उनको केमिस्ट्री धीरे धीरे सही हो जाएगा, क्योंकि ये पाठ आपके केमिस्ट्री का आत्मा है। और इसी चीज को आप लोग को मेन समझना है। तो पहले हम लोग ध्यान दें रदरफोर्ड ने क्या किया। तो रदरफोर्ड के पास एक चैलेंज है कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है इसके अंदर कौन रहता, इलेक्ट्रॉन, और कौन रहता, प्रोटॉन। 32 में आएगा। ये एक्सपेरिमेंट कब का है, 1911। कैसे रहता है ये बताने का एक बहुत बड़ा चैलेंज। देखो धीरे धीरे आज जमाना और फास्ट है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी छोटे छोटे कणों से बना है। क्या तुम जानते हो उस कण को क्या कहते, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी छोटे छोटे कणों से बना है। उस कण को क्या कहते, तो उस कण को कहते हैं कवार्क। बात समझोगे, उसका नाम है कवार्क। और कवार्क भी कई तरह का है। अब कवार्क डाउन कवार्क टॉप है, बॉटम है, उसके कई टाइप्स होंगे। लेकिन कवार्क में भी जो चार्ज है E/3 -2 E/3, डिटेल वाले में आपको ये भी चलेगा कि प्रोटॉन कितने कवार्क से बना है, कितने अप कितने डाउन से बना है। लेकिन चूंकि अभी तक अच्छी बात यह है कि कवार्क स्वतंत्र नहीं रह सकता। जब रहेगा तो 2 टॉप तो 4 बॉटम, या 1 टॉप तो 3 बॉटम, कंबाइंड रहे। जिस समय अकेले कवार्क का अस्तित्व हो जाएगा उस समय सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फिर कवार्क हो जाएगा। अभी आपको कवार्क तरफ ले जाकर के इधर हम छोड़ दे रहे हैं। अभी आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर ही ध्यान केंद्रित करिए। तो पदार्थ का अभी सबसे छोटा कण कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब यहां महत्वपूर्ण चीज थोड़ा सा आपका ध्यान चाहेंगे। रदरफोर्ड एक बहुत बढ़िया काम किया। उसने स्वर्ण पत्थर लिया, सोना का पत्थर। मन में आ रहा होगा कि अमीर उमीर था क्या सर, एक ही बार सोना से चला, चांदी उंदी लिया। तो आप जानते हो धातु में सबसे ज्यादा आघातवर्ध सोना होता है। सोना को पत्थर बनाना सबसे आसान है, इतना ज्यादा आघातवर्ध कोई धातु नहीं। और इसके लिए आघातवर्ध का जरूरत क्या है, क्योंकि इसने इस पर प्रहार के लिए अल्फा कण लिया, जिस पर पहले से ज्ञात है कि अल्फा पर 2 इकाई धन आवेश होता। इसे हीलियम प्लस प्लस से सूचित करते। संकेतों पर गौर करो। हाइड्रोजन प्लस कभी भी लिखेंगे तो समझना कि प्रोटॉन है, लेकिन अगर हीलियम प्लस प्लस लिखेंगे तो समझना कि अल्फा। अल्फा, बीटा और गामा में बीटा और गामा इसकी वेधन क्षमता ज्यादा है, गामा का तो बहुत ज्यादा है। वो मोटे सीट से भी गामा पार हो सकता है, लेकिन अल्फा की वेधन क्षमता सबसे कम होती है। वो मोटे सीट से पार नहीं हो सकता। यानी अगर सोना का हम रख दे गोल्ड तो अल्फा पार नहीं करे। तो इसकी वेधन क्षमता कम होने के कारण इसने पत्थर बनाना जरूरी समझा और इसके लिए सोना दिया। और जब इन्होंने इस पर अल्फा कण का बौछार कराया तो पाया कि अधिकांश अल्फा स्वर्ण पत्थर से सीधे गुजरता है, कुछ न्यून कोण से, कुछ अधिक कोण से, और एक तो ऐसा है जो उसी पथ पर वापस हो जाता है। ये बहुत कुछ अंदर से बोल रहा है जिससे बात करने की जरूरत। कई लड़के इस एक्सपेरिमेंट को सोचता है कि क्या किया। तुम्हारे गांव में कोई मकान है और इसमें कई तल्ले हैं, कुछ आदमी को अंदर जाते देखते हैं, कितना आदमी रहता ही नहीं दिखाई देता, गेट कीपर अंदर घुसने नहीं देता। तो बताओ पुल पर बैठा हुआ कई रदरफोर्ड होगा, कई डाल्टन होगा, कई कुछ होगा, उन लोग आपस में बात करते रहता होगा कि सब रहता कैसे। स्कूल में बहुत सारे बच्चे इन किए तो कोई लड़के जो स्कूल कभी नहीं गए, अनपढ़ है, वो अंदर सोचता होगा कि सब बैठता कैसे होगा। बहुत बच्चा निकल रहा तो कोई समझाता होगा कि सबका क्लास रूम, इन लोग अलग अलग क्लास में डिवाइड। फिर
जब कोचिंग में तुमको आते देखता होगा तो कहता होगा कि अलग अलग क्लास सेक्शन है, तो नहीं, ये एक साथ रहता है। एक साथ इतना कैसे बैठता है? तो बेंच लगा होता है, कौन आगे बैठता है, तो इसके लिए नियम, अलग अलग सिस्टम चले, किसका एनर्जी लेवल कैसा है। तो वही चीज को अब पता तो है नहीं, सब अनुमान चल रहा। अब एक तरबूज थ्योरी चला, तो इसी में रदरफोर्ड एक जो पुल पर बैठा था, वो क्या किया, ये आज हम सब बता देंगे कि कैसे अंदर रहता है। सब कहा कि कैसे बता दोगे? कहा चलो साथ। लिया 50-60 छोटा छोटा पत्थर और पत्थर लेके कहा चलो पीछे, आगे तो गार्ड हल्ला करेगा। कहा कि फायदा, कहा अब देखो, ये लो एक पत्थर, सबसे ऊपर का तल्ला, दूसर का रूम, तीसर का रूम, अगला तल्ला, अगला तल्ला, कोई देखने तक नहीं आया। तो कहा कि नोट करो, इस फ्लैट का अधिकांश रूम खाली है। अरे तुम देख कैसे लिया? कहा कि पत्थर फेंके, कोई देखने तक नहीं आ रहा है, मतलब खाली है। हम फेंके, अल्फा सीधे जा रहा है, तो रदरफोर्ड कहा नोट करो, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। देखिए कैसे जान रहा है, तो बात समझिए। अब बताओ, पत्थर फेंके तो देखे कि निचला तल्ला वाला पत्थर फेंके सीधा, और उधर से दूसरा रास्ता पकड़ना। कहा समझ गए, बच्चा लोग के अलग तल्ला है, जिसको ताकत कम है, इधर उधर फेंक रहा, लेकिन ठीक बीच में जब पत्थर फेंके तो उसी रास्ते पर ही मारे निशाना उधर, वो मारे निशाना इसको। तो कहे कि बस बस समझ गए, ये पूरा के मालिक बीच में रहता है। मालिक तो धरा गया, क्योंकि मालिक एकदम रिटर्निंग निशाना लगा रहा है। रदरफोर्ड कहा कि तो हम पकड़े इसको, जब भेजे तो ये बीच वाला रिटर्न हो रहा है, और इसमें आवेश कौन है? प्लस। कहा समझ गए, बीच में प्लस है, और प्लस प्लस के विकर्षण से ही भागा और ये रिटर्न बैक हो गया। और अब रदरफोर्ड का सिद्धांत हम लोग सुनेंगे, इस सिद्धांत से आपको प्रश्न है, तो जरा ध्यान देना सबको। अब बोलो, क्वेश्चन तुमको आएगा यहां से कैसे? जो अल्फा कण नाभिक के नजदीक होता है, चॉइस ए, वह सीधे गुजरता है, बी न्यून कोण से गुजरता है, सी अधिक कोण से विचलित होता है, डी उसी पथ पर वापस होता है। वैसे सुने, सुनो, सुन नहीं रहा, क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देगा तो बस पकड़ के ठीक कर दे। स्वर्ण पत्थर पर जब अल्फा कण फेंके, प्रहार किए, तो जो न्यूक्लियस के करीब अल्फा कण है वो न्यून कोण से विचलित है, अधिक कोण से विचलित है, उसी पथ पर वापस है कि सीधे जाता है। क्या आंसर दो? वेरी गुड, तो लड्डू नंबर आया। जब इसके करीब लाओगे तो अधिक कोण होगा, अधिक कोण होगा। अरे विचलन किसको, तुमको विचलन बार बार समझाते हैं, ऐसे चला गया तो बोलो ये न्यून कोण है कि अधिक कोण है? जल्दी बोलो, न्यून कोण, यही अधिक कोण का पहचान। विचलन का मतलब तुमको क्या समझाए? मेन रास्ता से कितना डाइवर्ट कर गया, तो इसका ओरिजिनल रास्ता ये था और इससे इतना डाइवर्ट कर गया, ये विचलन डेल्टा है, न कि ए। कोई लड़का को पूछे ये वाला फोटो बना के विचलन इधर 90 से कम लग रहा है, तो तुम इधर क्यों देखा? उसका ओरिजिनल रास्ता देखो किधर जा रहा था, तो ओरिजिनल ए है, इससे कितना भाग गया, ये डेविएशन कहलाता। बोलो डेविएशन का मतलब क्लियर है सबका? डेविएशन का मतलब कितना डाइवर्ट कर गया, और ये डाइवर्ट जो कर गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो अब आपको ये लाइन क्लियर हो गया कि ये हमारा विचलन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? डेल्टा। अब महत्वपूर्ण चीज सुने, तो न्यूक्लियस के करीब है तो अधिक कोण से विचलन, कुछ दूर है तो न्यून कोण से विचलन, एकदम दूर है सीधा चला गया, एकदम सिद्ध में है उसी पथ पर वापस चला गया। अब इसके सिद्धांत एक बार सुना जाए, सबको इस सिद्धांत को अभी याद कर लेना है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत क्या है, आपसे क्वेश्चन आएंगे, तो सिद्धांत एक बार तेजी में सुने। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, एकदम पहला पक्का क्लियर सबका। दूसरा, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जिस भाग में केंद्रित होता है उससे न्यूक्लियस, नाभिक का। रदरफोर्ड कुछ नहीं किया, वो बुद्धि लगाया कि आदमी के नाभि है, गाय भैंस के नाभि है, तो समझ गए पदार्थों के नाभि, और नाभि में ही सेंटर ऑफ मास है, संपूर्ण द्रव्यमान वही है, और कहा कि हम समझ गए इसका संपूर्ण द्रव्यमान जहां केंद्रित है उसे नाभि, न्यूक्लियस का। अब बताओ कोई आदमी बड़ा होगा कि नाभि? नाभि। ऐसा कोई आदमी होगा जिसका नाभि बड़ा, आदमी छोटा है? आदमी बड़ा कि नाभि? आदमी। आदमी के तुलना में नाभि बहुत बड़ा कि बहुत छोटा? तो तीसरा हो गया इसका, परमाणु के तुलना में नाभि का आकार बहुत छोटा होता है। कौन नियम है तो कोई जानता है? तुमको कहे कि नियम बताओ तो कहेगा कि संपूर्ण द्रव्यमान जहां है उसे नाभि कहते हैं, और आदमी की तुलना में नाभि बहुत छोटा होता है। वही ही कह रहा, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, संपूर्ण द्रव्यमान जहां केंद्रित है उसे नाभि कहते हैं, और वहां धन आवेशित कण प्रोटॉन होता है। ये लाइन क्लियर है सबका? क्यों धन है ये तो आप बात समझ गए। और
परमाणु के तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर, तो नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर -15 मीटर। इसी का अब नया नाम आया, इसको एंगस्ट्रम कहते और इसको फर्मी कहते। आपको क्वेश्चन देगा परमाणु के व्यास और नाभिक के व्यास का अनुपात क्या हो, वो क्वेश्चन इधर से उधर करेगा। दो अनुपात है, परमाणु का व्यास और नाभिक के व्यास का अनुपात बोलो। परमाणु का व्यास 10 के पावर -10, नाभिक 10 के पावर -15, ऊपर ले जाओगे तो 10 के पावर 5 अनुपात 1। सीधा सीधा हल करने आ रहा है सबको ना। अब आपको ध्यान दीजिए, हम लोग समझ गए कि दोनों का व्यास क्या है, और चौथा नंबर रदरफोर्ड जो बोला वही अब मिस्टेक है। यहां तक इनकी सभी बातें सही। चौथा रदरफोर्ड दिमाग लगाया कि इलेक्ट्रॉन के क्या करें, तरबूजा जैसा ही छोड़ दें जैसे थॉमसन छोड़ा था। तो ये देखा कि तब आदमी हमको खींचेगा कैसे, कहेगा कि जी इलेक्ट्रॉन में माइनस है, प्लस है, तो खिंचाया क्यों नहीं। तो ये कहा कि हम समझ गए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये देखा घुमा देने में फायदा है, क्योंकि एक बाल्टी पानी अगर घुमा भी देंगे तो आप केंद्रीय बल से वो ऊपर भी जाएगा, पृथ्वी खींचेगा भी तो गिरेगा नहीं। कोई कहेगा भी तो कहेंगे सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ये सब फोर्स नहीं पड़े हो, घूमेगा तो बच जाए, नहीं घुमाएंगे तो धर लेगा। बात समझ रहे हैं सर। अब बताओ पृथ्वी खींचती है, हम एक बाल्टी पानी ऐसे घुमा दे तो पृथ्वी खींच रही है, तो क्या वो गिरेगा नहीं। वही चीज इसने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लोग पूछा कि कैसे, तो रदरफोर्ड कहा कि वैसे ही जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमता है। कहा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रहा है तो तुमको कोई दिक्कत नहीं, हम इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा दिए तो तुम हमको टेंशन दे रहा है, उसी प्रकार घूम रहा। लेकिन यहां व्याख्या गलत होगा, क्योंकि सूर्य पर आवेश नहीं, न्यूट्रल है, पृथ्वी पर आवेश नहीं। अब इसके कई ड्रॉबैक आने शुरू हो जाएंगे। इनसे पूछा गया कि जी एक ही जगह चक्कर मारता है कि अलग अलग, कितना, कहे सब हम नहीं जानते, चक्कर मारता, बस इतना ध्यान। तो जो नहीं बता पाएंगे वो इनके दोस्त हो। तो अगले दिन आपको रदरफोर्ड के दोस्त निल्स बोर और फिर बोर परियोजना, और धीरे धीरे आपको 2 क्लास में केमिस्ट्री से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि बातें समझ में आ रही है सबको ना। तो अगले क्लास हम लोग फिर इससे आगे का चलेंगे। आज का क्लास आपको यहीं तक रहेगा।